हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट हब। हम लोग जो लास्ट वीडियो में बात किए थे कि कंसेप्ट और प्रिंसिपल के बारे में, तो आज हम लोग उसी सीरीज में कंटिन्यूअस आगे चलते हैं, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि पहला प्रूडेंस कॉन्सेप्ट मीन्स कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या होता है। दिस concept is very most important, all related in relevant your life exams से रिलेटेड है। इसमें बात क्या कहा जाता है, प्रूडेंस का मतलब क्या हो गया कि कुछ भी प्रूडेंस का मतलब क्या, चांसेस टू बोल सकते हो या पॉसिबिलिटी बोल सकते हो कि किसी भी चीज का होने का होता है, तो उसी के बेस पे हम लोग चीजों को रिकॉर्ड कर ले। वो एक्चुअल में परफॉर्म नहीं होता, बट ओनली चांस, ओनली वो चीजें ड्यू मतलब होना चाहता है, वो अगर चांसेस बन गया कि नहीं ऐसा होगा, तो हम लोग उस चीज को मान लेते हैं। जैसे डू नॉट एंटीसिपेट ए प्रॉफिट, ये कंसेप्ट क्या कहता है कि कोई भी प्रॉफिट को हम लोग एंटीसिपेट नहीं करते, बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। सारे पॉसिबल लॉस को हम लोग क्या कर सकते हैं, एंटीसिपेट कर लेते हैं, उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। किसने, बुक ऑफ अकाउंट्स में। जस्ट लाइक आप लोग एग्जांपल देखो, इसमें कोविड का चल रहा है बेटा। कोविड में क्या होता है, अगर आपका केवल टच हो जाए कि नहीं, आप वो जो कोविड पॉजिटिव पाएगा उसके साथ आपका रिलेशन हो गया और आपका भी रिपोर्ट नहीं आया, लेकिन आपको क्या किया जाता है, प्रिकॉशन में घर पे ही रख दिया जाता है। समझ नहीं आता ना। बट अगर इसी में कंडीशंस में कोई का चांस हो गया कि नहीं एक निगेटिव आएगा, तो नहीं, तो छोड़ जाएगा, नहीं अगला भी निगेटिव। जब तक उसका 3 कंटिन्यूअस निगेटिव नहीं आता, तब तक उस पेशेंट को नहीं छोड़ा जाता था। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पॉसिबिलिटी है कि आपको होने का कोरोना, इस वजह से। ऐसे ही आप लोग जब अकाउंटिंग में करोगे तो पॉसिबिलिटी लॉसेस कैन बी रिकॉर्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट, बट कैन नॉट बी रिकॉर्ड द पॉसिबिलिटी प्रॉफिट इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। ये हमारा क्या कहता है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है। इसी का दूसरा नाम है कंजर्वेटिज्म। सो क्या होता है, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट होता है। देखो, इट टेक इनटू द कंसीडरेशंस ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस। मैंने क्या बोला था, प्रोस्पेक्टिव लॉसेस, बट नॉट प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट। प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट को कंसिडर्ड नहीं करते। यहां भी मैंने नॉट लिखा था, प्रॉफिट को नहीं किया जाता, बट लॉस को किया जाता है। जैसा लाइक आप लोग कहते हो ना, जैसे कि कोई कहे कि देखो वहां पे एक रास्ते में जा रहे हो आप, अंधेरा सा रास्ता है, वो कह देगा लोग, कोई रखी रात में इधर तो एक व्हाइट कलर की पहन के कोई घूमती भूत के तरीके से, तो आप क्या करते हो, वहां पे कभी भी आप जाओ उस रास्ते से, और अगर कुछ भी आपको हल्का फुल्का वहां पे कोई भी आवाज आ जाए, आपको लगेगा बस करो, वो आ रही है, जो बताया तो वही बात है। आप क्या करते हो, आपका भी माइंड उस चीज को क्या करता है, उस तरीके के लॉस होने के चांसेस को एक्सेप्ट कर लेता है। बट अगर कोई कह दे उस रास्ते पे हम गए थे, मुझे कल मेरे गॉड मिले थे, ऐसे वहां पे ऐसा हुआ था मेरे साथ, बहुत अच्छा हुआ था, आप क्या करते हो, जाने के बाद वो पर्सन मिल भी जाए एक्चुअल में, बट आप एक्सेप्ट ही नहीं करते, आपका मन एक्सेप्ट ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि दोनों चीज को आपने कभी, भूत को या डेविल्स को कभी आपने देखा नहीं है, लेकिन आप उसको क्या करते हो, एंटीसिपेट कर लेते हो लॉस। बट आपने गॉड को भी नहीं देखा, लेकिन गॉड को आप एंटीसिपेट नहीं करते क्योंकि आपका मन नहीं करता। सेम उसी पैटर्न पे हम लोग की बात करते हैं, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी होता है। लॉस कैन बी एंटीसिपेटेड इन द बुक ऑफ अकाउंट, बट प्रॉफिट कैन नॉट बी एंटीसिपेटेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। वही बात है, जैसे वैल्यू ऑफ स्टॉक या वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कर दो। वैल्यू ऑफ स्टॉक या वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक जब हम लोग करते हैं तो हम लोग ये बात करते हैं, स्टॉक का मतलब कि जो गुड्स हमारा रीसेल से बच जाए, अनसोल्ड गुड्स, दैट इज नोन एज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ, यहाँ कॉस्ट ऑफ वैल्यू, जितने को मैंने इसको परचेज करके लाया, बट नेट रियलाइजेबल वैल्यू मीन्स आज उसका मार्केट में क्या प्राइस है। सपोज करो मैं पेन जब खरीद लाया था तब तो, या ये मान लो बोर्ड में खरीद लाया था तब तो, एक तरह बोर्ड की छोड़ो, आज मैं बाइक खरीद लाया, बाइक की वैल्यू कितनी, 1 लाख रुपए। बट 10 दिन 20 दिन 25 दिन 50 दिन के बाद उस बाइक की वैल्यू क्या हो गई, गिरती है। मोबाइल खरीद लाया तो उसकी वैल्यू गिरती है, तो उसकी जो आज की प्राइस होगी वो। तो इन दोनों में विच एवर इज लोअर, जो इन दोनों में कम प्राइस होगा हम लोग उसी को पकड़ेंगे। अगर मेरी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाए, बढ़ जाएगा। सपोज करो कास्ट मेरा कितना था, 100, नेट रियलाइज वैल्यू 90 था, तो इस कंडीशन में हम लोग बुक ऑफ वैल्यू में रिकॉर्ड कितना करेंगे, 90 रिकॉर्ड करेंगे। ये केस हुआ। बट अगर यही वैल्यू नेट रियलाइजेबल वैल्यू मीन मार्केट वैल्यू मेरी बढ़ के कितनी हो गई, 130 हो गई, तो हम उस कंडीशन में रिकॉर्ड कितना करेंगे बेटा, तब 100, तब कॉस्ट को वैल्यू लेके चलेंगे। दैट इज क्लियर। वैसे ही बेटा एक और भी कंसेप्ट, एक और कंडीशन लागू होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। किसी भी चीज का प्रोविजन, फ्यूचर्स में होने वाला डाउट, डाउट का मतलब क्या होता है, डेब्टर्स 2 प्रकार के होते हैं, एक गुड और एक बैड।
तो बैड का मतलब क्या, कोई सामान आपके यहाँ से ले गया, कोई बिजनेस से आपके क्या हुआ, सामान ले गया, आप तो दे प्रॉफिट आपको क्या करोगे, आपको तो देना ही देना है क्योंकि आप क्रेडिट पे सामान बेचते हो। बट चांसेस टू लॉस या चांसेस टू डेप्ट, वो जो आपकी होती है वो डूबने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आप क्या कर लेते हो, हर एक बार मानते हो 100 कस्टमर को दिए तो 2 कस्टमर वाले पैसा नहीं देंगे, अब ऐसा नहीं अगली बार से बंद कर देंगे, नहीं, चांस केवल आप मान के चलोगे कि 100 कस्टमर से 2 कस्टमर पैसा नहीं देंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, मेक अ प्रोविजन। प्रोविजन मतलब क्या था, पहले से ही प्रूडेंस मींस दूर से ही हम लॉस को क्या करते हैं, दूर से ही लॉस होने की संभावना को देख लेते हैं 1 साल पहले ही कि नहीं फ्यूचर्स में इतने का लॉस होने के चांसेस हैं। तो उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कि जो पैसा नहीं मिलेगा। अब हो सकता है 100 कस्टमर पूरा पेमेंट कर दे, हो सकता है 2 नहीं 4 कंडीशंस 4 कस्टमर पेमेंट न कर पाए, तो भाई बट हमने क्या किया, एक लास्ट जो हिस्ट्रिकल बेसिस पे जो हमने लास्ट एक्सपीरियंस थे उसके बेसिस पे, क्योंकि कंसेप्ट और प्रिंसिपल तो ही पढ़ रहे हैं ना कि ये क्या हुआ, मोर प्रैक्टिस के नॉलेज पे ही हम लोग चीजों को बनाते हैं, तो हमने उसी नॉलेज पे बनाया है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट मींस इस भी कंडीशन में हमने यही लिया, और इसके ये लॉस को, क्योंकि ये लॉस को एंटिसिपेट करता है, इसलिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स में रहेगा तो फ्यूचर्स में लॉस को इंडिकेट करता है। तो उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, किस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं अकाउंटिंग करने के लिए, प्रूडेंस कंसेप्ट। कोई पूछेगा अब ये बात हुआ, बट एसेट्स इज और देखो एक नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्ट्रिकल कॉस्ट कंसेप्ट। हिस्ट्रिकल का मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हो कि जिस प्राइस पे चीज क्या करते हो, खरीद के लाते हो। सपोज करो ये मेरे पास एक कार थी, ये मेरे पास क्या था, कार था, सपोज करो ये कार है। अब ये कार को मैंने परचेज किया, एक्वायर, परचेज क्या होता है बेटा, एक्वायर। परचेज और एक्वायर में बेटा डिफरेंट है, आपको मैं बता रहा हूं, परचेज और एक्वायर में। तो हिस्ट्रिकल कॉस्ट कंसेप्ट से बुक ऑफ अकाउंट में पहले ईयर में हम लोग कितने दिखाएंगे, 1 लाख। अब ऐसा नहीं कि वहां हम लोग प्रूडेंस कंसेप्ट को मान के लेके चलेंगे, नहीं फ्यूचर में इसकी प्राइस ये हो सकती नहीं। एसेट्स ऑलवेज कैन बी रिकॉर्डेड किस पे, कॉस्ट प्राइस पे दिखाया जाता है, किसमें, बुक ऑफ अकाउंट्स में, जो ईयर पे। बट 1 ईयर के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कुछ न कुछ वैल्यू घटती है, इसको क्या होता है डेप्रिसिएशन। सपोज करो 10,000 से माइनस हो गया, तो अब कितनी इसकी बुक की वैल्यू बचेगी कार की, 90,000। तो अब हम लोग जो दिखाएंगे, जो 90,000 मेरा क्या आएगा बेटा, बुक वैल्यू। 90,000 मेरा क्या आएगा बेटा, बुक वैल्यू। इससे पहले क्या था मेरा, हम लोग बात करते हैं 1 लाख का था, 10,000 डेप्रिसिएशन घटा दिए तो कितना बचा, फर्स्ट ईयर के एंड पे हमारे कार की वैल्यू 90,000। तो ये मेरा बेटा 90,000 जो होगा वो क्या होगा, बुक वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन। जो प्राइस आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बुक वैल्यू। हिस्ट्रिकल कॉस्ट किसको कहते हैं बेटा, इसको हिस्ट्रिकल कॉस्ट भी कहा जाता है। जिस प्राइस पे आपने एसेट्स को क्या किया होगा, एक्वायर किया होगा। एक्वायर का मतलब क्या होता है, एक्वायर, एसेट्स को एक्वायर करना। एसेट्स को एक्वायर का मतलब कि ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स दोनों होंगे, तभी हम लोग एसेट्स को एक्वायर करेंगे। एक्वायर मतलब जैसे मैं ये सपोज करो इस बिल्डिंग में रहता हूँ, इस बिल्डिंग को मैंने परचेज किया, उसने क्या किया, सर रहिए कोई बात नहीं, बट जब इसको रजिस्ट्री मेरे नाम से मेरे नाम से डॉक्यूमेंट बनेगा, तभी ये क्या करेगा, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। ट्रांसफर ऑफ एसेट्स तो मुझे कर दिए, बट मुझे मेरे नाम से कागज ही नहीं, मेरा पैसा डूब जाएगा। मेरे नाम से कागज भी होना चाहिए, मेरे नाम से प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, दोनों चीजें होगी, तभी हम लोग क्या करते हैं, वर्ड एक्वायर यूज करते हैं। एक्वायर मीन्स दोनों पॉइंट आता है, आपका क्या आता है, एक ट्रांसफर ऑफ एसेट्स और दूसरा बेटा ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट दोनों होगा तभी हम लोग क्या कहेंगे बेटा कि उसको एक्वायर किए। अब देखो, एसेट्स इज ऑर्डिनरी रिकॉर्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट एट द प्राइस पेड टू द एक्वायर। जिस प्राइस पे आपने क्या कार को परचेज करते थे, जो आपने प्राइस पेड किया था 1 लाख, तो वही क्या होगा, हिस्ट्रिकल कॉस्ट। इट मतलब एसेट्स को, कॉस्ट इज द बेसिस ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ईयर ऑन द एसेट्स। एसेट्स पे ही हम लोग ऑफ द एसेट्स को हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट पे ही इसी बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। बेसिस मतलब दूसरे साल 90 पर, तीसरे साल फिर डेप्रिसिएशन लगेगा, सपोज फॉर 10,000 का 80। अब हमारे क्या धीरे धीरे बुक की वैल्यू कम होती चली जा रही है, क्यों, फॉर द हम लोग डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, यूज, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी या डैमेज या वियरिंग एंड टियर, इन सब कंडीशन हमारे बुक हमारे क्या होते हैं, जो हमारी कार की वैल्यू क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो उसकी यूजफुल वैल्यू हम लोग बुक में उसको प्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग किसके नाम जानते हैं, बुक वैल्यू। और जो हमारी कार की एक्वायरिंग टाइम प्राइस थी उसको हम लोग हिस्ट्रिकल कॉस्ट। तो एसेट्स ऑलवेज कैन बी रिकॉर्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट हिस्ट्रिकल कॉस्ट।
तो इसी पे नेक्स्ट आता है बेटा हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग का मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हो शुरू से। मैच का मतलब क्या होता है कि मैच का मतलब क्या होता है, बोलते हो ना कि आपस में क्या कर देना, मिलान कर देना, मैचिंग। तो यहाँ पे मैचिंग कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट ने क्या कहा, मैचिंग कंसेप्ट यही कहा कि आपको इनकम होगा, उसके पीछे का रीजन क्या है, आप रेवेन्यू को किसके साथ बेटा, एक्सपेंसेस के साथ। मीन्स क्या बोल सकते हो, देखो इन दिस प्रिंसिपल एक्सपेंसेस इनकर्ड। अब एक्सपेंसेस इनकर्ड बेटा, मैंने क्या बोला, इनकर्ड में दो वर्ड आते हैं बेटा, एक जो एक्सपेंसेस के लिए आप एक्चुअल में पैसा पेड किए होगे वो, और जो अभी क्या होगा पेएबल, दोनों इनकर्ड में आ जाते हैं। अब मैंने कहा एक्सपेंसेस इनकर्ड इन एन अकाउंटिंग पीरियड, कि जो अकाउंटिंग पीरियड का कितने दिन का होता है बेटा, आप लोग जानते हो 12 मंथ का होता है। कितना होता है, 12 मंथ का। इस 12th मंथ में आपने जो एक्सपेंसेस आया होगा पर्टिकुलर, या जो भी पीरियड ऑफ टाइम बनाए होंगे उसमें आया होगा, शुड बी मैच विथ द रेवेन्यू रिकॉग्नाइज। इस चीज के लिए जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुआ है, रेवेन्यू मैंने क्या वर्ड यूज किया बेटा, रिकॉग्नाइज्ड। अब रिकॉग्नाइज बेटा मतलब क्या हुआ कि पैसा जो आपने कमाया होगा वो, आप चाहे आपको पैसा रिसीव हो या रिसीवेबल होगा, इन दोनों कंडीशंस में मैं पूरा दोनों को ले लूंगा तो उसको बोलूंगा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज या एक्सपेंस इनकर्ड, कि इस पर्टिकुलर ईयर में जितना भी हमने गुड्स को सोल्ड किया होगा, सोल्ड, और उस सोल्ड करने में जितना हमने खर्चा किया होगा पर्टिकुलर इन दिस ईयर, उसी गुड्स को सोल्ड करके बेचने में, वह सारे एक्सपेंस उसमें क्या करेंगे बेटा, हम लोग माइनस कर देंगे। इस ईयर के सारे एक्सपेंस को और इस ईयर के सारे इनकम में से लोग माइनस करने को ही बोला जाता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। और ये जहां बनाया जाता है इन अकाउंटिंग फॉर्म, उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसको लोग इसको बनाते क्यों है, अपने बिजनेस का क्या करने के लिए, इनकम मतलब परफॉर्मेंस जानने के लिए, बिजनेस का परफॉर्मेंस जानने के लिए। तो बिजनेस में जब हम लोग जानते हो ना, इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करते हैं, तो वो कौन कंसेप्ट करता है, मैचिंग कंसेप्ट करता है। मैचिंग कंसेप्ट करता है एक्सपेंस इनकम इन अकाउंटिंग ईयर शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यू रिकॉग्नाइजिंग इन द पीरियड। और ये कंसेप्ट क्या करता है बेटा, ये कंसेप्ट मैंने रिसीव एंड रिसीवेबल, पेड एंड पेबल दोनों लिया, मीन्स की क्रेडिट वाले को भी हमने शामिल किया है। अब कौन सा कंसेप्ट कहता है कि क्रेडिट को किस बेसिस पे, तो आप लोग जानते हो एक्रूअल कंसेप्ट करता है, क्योंकि एक्रूअल बेसिस पे बिजनेस पे रिकॉर्ड किया जाता है। मीन्स जो पैसा मिल गया, जो पैसा नहीं मिलने वाला। मान लो हमने कैश सेल्स किया 1 लाख का, क्रेडिट सेल्स हमने कितने किया बेटा 50,000, टोटल सेल्स कितना 15 लाख, हमने एक्सपेंस कितना पेड कर दिया 20,000, अभी पेड कितना करना, कितना बाकी है आउटस्टैंडिंग 10,000, मिला टोटल एक्सपेंस कितना बाकी है अभी हमारा, सब कुछ करो कितना हो गया बेटा 30,000। तो 30,000 और 1,50,000, आप जानते हो 1,50,000 आपको इनकम हुआ, 30,000 आपका एक्सपेंस आया, तो आपको प्रॉफिट कितना है बेटा 1,20,000। यही तो आपका इनकम हो गया। बिजनेस का परफॉर्मेंस बता दिया कि बिजनेस क्या कहेगा, इस बार प्रॉफिट हुआ, समझ गया क्या? तो ये कंसेप्ट हमारा क्या कहता है, मैचिंग कंसेप्ट। नेक्स्ट लास्ट में हम लोग आते हैं बेटा डुअल एक्सपेक्ट एंड डुअलिटी प्रिंसिपल। अब ये क्या बोलता है बेटा, इसके में कहने का मतलब इन द सेंस यही है कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज अ टू एक्सपेक्ट या टू पार्ट या टू अकाउंट्स, कि एवरी ट्रांजेक्शन में, क्योंकि देखो आप लोग जानते हो ट्रांजेक्शन सिंगल कैन नॉट बी परफॉर्म। मीन्स ट्रांजेक्शन मतलब क्या है, एक्सचेंज ओवर हम लोग करते हैं किसी चीज को, हम लोग क्या करते हैं बेटा एक्सचेंज करते हैं। तो ट्रांजेक्शन्स में कितने पार्टीज होते हैं, मिनिमम 2 पार्टीज। कितने पार्टी होते हैं बेटा 2 पार्टी। अब वो 2 पार्टीज हो सकता है पर्सन हो, 2 पार्टीज हो सकता है एसेट्स हो, या कोई भी 2 एक्सपेक्ट होगा। एवरी ट्रांजेक्शन हैज अ 2 एक्सपेक्ट। कितने 2 एक्सपेक्ट मीन्स 2 पार्ट या 2 पार्टीज। तो 1 पार्टीज इज डेबिट एंड अदर पार्टीज इज क्रेडिट। एक पार्टी डेबिट होगा, अदर पार्टी क्या होगा बेटा क्रेडिट होगा। अब देखो पॉइंट एक बेटा और एक थर्ड पॉइंट जो हमारा आता है, थर्ड, ये फर्स्ट एक थर्ड, ऑल डेबिट मस्ट बी इक्वल टू ऑल क्रेडिट। सभी डेबिट को सभी क्रेडिट के बराबर अमाउंट ऑलवेज होना चाहिए। ऑल डेबिट अमाउंट मस्ट बी, अगर यहां जोड़ना तो जोड़ लो, मस्ट बी इक्वल टू ऑल क्रेडिट अमाउंट। इसी को हम लोग किसके नाम जानते हैं बेटा, डुअल एक्सपेक्ट या डुअलिटी प्रिंसिपल के नाम जानते हैं। ये बेटा देखो बेटा, जैसे हम लोगों ने बताया था डबल का, आप लोगों को मैंने बताया कि डुअल जो हमारा स्पेशलाइज कंसेप्ट होता है उसमें क्या होता है, मैंने बताया कि आपको 3 रूल होता है। एवरी ट्रांजेक्शन हैज अ 2 एक्सपेक्ट, 2 पार्टीज या 2 पर्सन बोल सकते हो, या 2 साइड्स बोल सकते हो। क्लियर। दूसरा पॉइंट होता है
वन पार्ट या वन पार्टी या वन साइड इज डेबिट, अनदर साइड इज क्रेडिट। कभी कभी ऐसा होता बेटा, मोर देन वन पार्टीज इज डेबिट बट सिंगल पार्टी इज क्रेडिट। ऐसा क्या होता है कि जब क्रेडिट का अमाउंट ऑल पार्टीज के अमाउंट के इक्वल हो जाएगा, या कभी ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि मोर क्रेडिट और वन इज डेबिट, और कभी ऐसे भी हो सकते हैं मोर डेबिट और मोर क्रेडिट भी हो सकता है पार्टीज। तो ये डिपेंड करता है, बट ये आप ध्यान देना कि ऑलवेज ऑल डेबिटेड अमाउंट मस्ट बी इक्वल टू ऑल क्रेडिटेड अमाउंट के, ये इक्वल होगा। अमाउंट ऑलवेज इसमें डेबिट अमाउंट इक्वल क्रेडिट होगा। डेबिट और क्रेडिट वर्ड होता क्या, आज आप लोग को मैंने बता दिया कि डेबिट क्रेडिट। डेबिट मीन्स डेबिट क्रेडिट, नॉट अ प्लस और माइनस। डेबिट क्रेडिट इज ओनली सिंबल ऑफ द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने का क्या होता है, एक सिंबल होता है। डेबिट डेबिट टर्म से आता है, क्रेडिट क्रेडिटर से आया, जो ये दोनों क्या है, लैटिन वर्ड होता है, उससे इसको ड्राइव किया गया। दैट इज क्लियर। अब लोग बेटा एक पॉइंट और पे आते हैं, इस पॉइंट को लोग बोलते हैं लास्ट, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। अब रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन मतलब समझते, रेवेन्यू इनकम आपको क्या होता है, रिकॉग्नाइज पहचान कैसे करोगे, तो ये कंसेप्ट ने बताया। सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। आपने कब बेटा 1 फरवरी 2019 को सेल किया कितने का बेटा, 1 लाख का, ठीक है। अब मुझे बताना ध्यान से, आप बिजनेस में जो अकाउंट बना रहे हो बेटा, वो किस ईयर बना रहे हो, 2018 एंड 19 का बना रहे हो, ठीक है। अब मुझे बताना, आपने इस ईयर में सेल किया 1 लाख का, बट ये पैसा जो एक्चुअल में रिसीव हुआ बेटा, वो कब हुआ, मान लेते हैं हम 15 अप्रैल 2019 को। तो अब बताओ कि क्या इस ईयर के अकाउंटिंग में इसको लिखा जाएगा या अदरवाइज नहीं लिया जाएगा। लिया जाएगा तो क्यों लिया जाएगा। अब बेटा इसके पीछे का क्या रीजन है, एक दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल करने का मेरा मतलब ये है कि हमने क्या किया, 1 फरवरी 2019 को एडवांस रिसीव हो गया, कितना, 1 लाख, बट हमने सेल कब किया, 15 अप्रैल 2019। ये 2 केस हो गए बेटा, ध्यान देना, 2 केस हो गए, आपका फर्स्ट केस और सेकंड केस, 2 केस है बेटा। अब देखो यहाँ पे क्या है, रेवेन्यू इज कंसिडर्ड टू हैव बीन रियलाइज। रेवेन्यू को कंसिडर कब किया जाएगा, जब हैव बीन रियलाइज, व्हेन ट्रांजेक्शन हैज बीन इंटर्ड। जब ट्रांजेक्शन क्या होगा, इंटर्ड होगा, इनटू ऑब्लिगेशन टू रिसीव अमाउंट इज एस्टेब्लिश्ड। जब वो क्या हो कि ऑब्लिगेशन क्या हो जाएगा, ऑब्लिगेशन टू रिसीव। जब भी आपको क्या हो जाएगा, ऑब्लिगेशन मीन्स कि आप उसमें इंटर कभी भी कर सकते हो वो पैसा। अब देखो दोनों इसी ईयर में, लेकिन एक एडवांस में रिसीव हुआ, एक सेल हुआ, तो ये रेवेन्यू किस ईयर का माना जाएगा बेटा, इस ईयर में। अगर कोई भी चीज आप क्या करो बेटा, रियलाइज कर दो, मतलब उसको दे दो, और उसका पैसा चाहे किसी भी ईयर में मिले, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो इस सेल को किस ईयर का सेल मानोगे सर, 2018-19 का। बट ये सेल के बदले पैसा आपको कब मिला था, एडवांस में, तो ये सेल कब माना जाएगा, 2019-20 में माना जाएगा, क्योंकि ये कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल 2019 to 31 मार्च 2020 तक के बीच का ये है। तो ये इस ईयर का सेल होगा, इस ईयर का रेवेन्यू होगा। बट यहाँ पे जो ये कह रहा है वो क्या होगा, वो इस ईयर का जो ऊपर वाला सेल है, भले उसका पैसा बाद में मिले, ये रिसीवेबल अमाउंट रह गया ना। बट हमने तो इनकम कर लिया ना। एक्चुअल बेसिस क्या कहता है, व्हेन अमाउंट इज रिसीव या ड्यू विच एवर इज अर्लियर, तो कैन बी रिकॉर्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट। तो मैं इसको रिकॉर्ड कर लूंगा सेल में। बट यहां तो रिसीव हो गया है, यहां क्या हो गया, एडवांस में रिसीव हो गया, बट कैन नॉट बी रिकॉर्ड, क्योंकि सेल एक्चुअल में ये नेक्स्ट ईयर का एडवांस में पैसा है मिला, एडवांस रिसीव हुआ। एडवांस मतलब नेक्स्ट ईयर का, इस ईयर के उसने पैसा मुझे देके अपनी इंश्योरिटी दिखा दे कि ये गुड्स मैं नेक्स्ट ईयर परचेज करूंगा। इस ईयर का ये सेल नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर हम सेल करेंगे, वो नेक्स्ट ईयर हमसे परचेज करेगा। तो ये नेक्स्ट ईयर की रेवेन्यू होगा और ये करंट ईयर का रेवेन्यू होगा। ये क्या होगा बेटा, ऊपर वाला करंट ईयर का रेवेन्यू, और ये क्या होगा, नेक्स्ट ईयर का रेवेन्यू होगा। नेक्स्ट पॉइंट होता है बेटा हमारा वेरी
वेरीफाइबल ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट। अब वेरीफाइबल का मतलब जानते हो, एज ए प्रूफ, कोई भी चीजें प्रूफ के रूप में आप लोग, ये बताता है, ये कॉन्सेप्ट बताता है कि बिजनेस में आप कुछ भी रिकॉर्ड करोगे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ के रूप में कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। तो किस कॉन्सेप्ट रिकॉर्डिंग, जैसे अब बिजनेस में क्या क्या होता है बेटा, आप लोग जानते हो, जैसे देखो, इन दिस अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम द पर्संस बायोस, ये पर्सनल बायोस से डिफर्ड होता है। ये जो अकाउंटिंग किया जाता है वो क्या होता है, पर्सनल ट्रांजेक्शन या पर्सनल से मैटर से ये दूर रहता है, बाहर रहता है। मेजरमेंट दैट द बेस्ड ऑन वेरीफाइबल एविडेंस, वेरीफाइबल एविडेंस को ये मानता है कि जब आपके और उसके बीच में ट्रांजेक्शन हुआ तो उस समय कोई न कोई पार्टी मौजूद था, तो कोई भी ट्रांजेक्शन के बीच में जो पार्टी मौजूद होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं। अब देखो बेटा, रिगार्डेड एज ऑब्जेक्टिव इट मीन्स all accounting transactions should be evidenced and supported by the business document। किससे हो सकता है बेटा, बिजनेस डॉक्यूमेंट। अब देखो बेटा, शुड बी बाय द बिजनेस डॉक्यूमेंट। अब बिजनेस डॉक्यूमेंट मेरा क्या क्या हो सकता है बेटा, आप लोग नाम सुनोगे, कैश मेमो। कैश मेमो क्या होता है, व्हेन गुड्स परचेज ऑन कैश, कैश तो कैश पे जब हम लोग किसी चीज को परचेज करते हैं तो उस कंडीशन में जो हमको रिसिप्ट मिलता है उसी हम लोग किसके नाम से जानते हैं बेटा, जो बाउचर हमको मिलता है उस टाइम में उसी को हम लोग बोलते हैं कैश मेमो। अब इनवॉइस कब करते हैं या बिल किसको करते हैं, व्हेन गुड्स सोल्ड ऑन अ क्रेडिट बेसिस देन जनरेट ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइजेस उसको क्या करेंगे, उसको इशू करता है, इशू द जनरेट या इशू द बिल, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवॉइस के नाम से जानते हैं। क्लियर। अब रिसिप्ट क्या होता है, रिसिप्ट में क्या होता है कि रिसिप्ट वो ये इंश्योर करता है कि नहीं दिस पार्टीज या दिस अकाउंट कैन बी रिसीव इतना अमाउंट फ्रॉम द कस्टमर या फ्रॉम द सप्लायर फ्रॉम द किसी चीजों से, ये क्या कर सकता है कि ये इंश्योर रिसिप्ट बताता है ये कि आपसे मैंने इतना पैसा रिसीव किया, जस्ट लाइक। और ये अक्सर कौन करता है बेटा, ऑर्गेनाइजेशन में थर्ड पार्टीज के द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं वो थर्ड पार्टी होता है। कोई भी, क्योंकि देखो आप चीजें परचेज करते हो, परचेज करने वाले बेटा देखो ध्यान से, परचेज करने वाले आप होते हो और सेल करने वाला कौन होता है, ऑर्गेनाइजेशन। और पेमेंट रिसीव कौन करता है, काउंटर पे कोई ना कोई थर्ड पार्टी, ये फर्स्ट पार्टी, ये सेकंड पार्टी। और डॉक्यूमेंट जो राइट करता है, डॉक्यूमेंट पे जो साइन करता है, डॉक्यूमेंट पे जो वैलिडेशन होता है वो बेटा थर्ड पार्टी होता है, मीन्स क्लर्क, अकाउंटेंट, यही सारी चीजें होती हैं। पैसा आप जमा करते हो, जैसे स्कूल में ये प्रयाग पब्लिक स्कूल हो गया, इस स्कूल में आपने फीस जमा किया, करा था प्रयाग पब्लिक स्कूल, कौन, प्रयाग पब्लिक स्कूल, और आप ये स्टूडेंट हो, ठीक है। आपको टीचिंग प्रोवाइड कराया गया, मीन्स आपको टीच किया गया, अच्छे से आपको नॉलेज दिया गया, तो ये फैसिलिटी स्कूल के द्वारा सर्विस पर, इस सर्विस के बदले स्कूल क्या करती है, कोई न कोई रेमुनरेशन आपके ऊपर चार्ज करती है, मीन्स उसको बोलते हैं फीस के नाम से फीस लेती है। तो फीस तो आप देते हो, बट इंश्योर कैसे होता है, काउंटर पे जाते हो, थर्ड पार्टी रहता है, प्रयाग पब्लिक स्कूल तो नहीं बैठा है, आपके और प्रयाग पब्लिक स्कूल के बीच में एग्रीमेंट हुआ, आप फीस देते हो, आप उसी बदले में क्या मिलता है बेटा, रिसिप्ट मिलता है। उस रिसिप्ट लिखा रहता है कि दिस अकाउंट या दिस स्टूडेंट्स कैन बी सबमिटेड इन दिस अमाउंट, कि बताता है इसमें इतना अमाउंट उसने क्या किया, सबमिट किया। ये कौन, स्टूडेंट, इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं बेटा, रिसिप्ट के नाम से जानते हैं। तो बात आपको मैंने बताया, कैश जब भी चीजें ट्रांजेक्शन होगा तो कैश में जनरेट हुआ है, क्रेडिट पे करोगे गुड्स को परचेज एंड सेल तो उसमें इनवॉइस या बिल आएगा, और जब आप उसी चीज को कहीं पे क्रेडिट पे किया उसका पेमेंट करते हो तो उसमें कंडीशन हमको क्या मिलेगा बेटा, उस कंडीशन में हमको मिलेगा जो वो क्या मिलेगा, रिसिप्ट मिलेगा। दैट इज क्लियर।